हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास का पाठ बताने वाला हूँ। भारतीय इतिहास जो है मुख्य रूप से इतिहासकारों के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से उनके नाम हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे। जो मध्यकालीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत जिसे मेडिवल इंडिया कहते हैं, ये भारत जो है मुख्य रूप से 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चलता है। ये जो मध्यकालीन भारत होता है ये 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चलता है। और आपको बता दें कि 712 ईस्वी में क्या हुआ था, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इसके बाद 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब की डेथ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत जो है इसे भी 2 भागों में बांटा गया था। पहला जो था इसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत, पहला जो है उसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत और दूसरा जो होता है वो होता है मुगल वंश। तो हम लोग आज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मध्यकालीन भारत का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है मुगल वंश पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत जो है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है और मुगल वंश जो है वो 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक चलता है। किसमें 1707 ईस्वी तक चलता है? मध्यकालीन भारत में। लेकिन इसके आगे ये चलता है 1857 की क्रांति तक। कितने तक? 1857 की क्रांति तक। इसका मतलब क्या है कि 1707 के बाद जो 1857 यानी कि ये जो 150 साल का पीरियड है, जो 150 साल है, 1707 के बाद 1857, ये हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। लेकिन 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मुगल वंश के बारे में। ठीक है, हम सब जानते हैं कि मुगल वंश भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा स्वर्ण काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में, मुगल काल में ही, भारतीय इतिहास के मुगल काल में ही क्या हुआ था कि साहित्य का विकास हुआ था। साहित्य का पूर्ण रूप से विकास किसमें हुआ था? मुगल काल में। और आपको बता दें कि अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। वैसे ही भारतीय इतिहास में स्थापत्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शाहजहां के ही शासनकाल में क्या हुआ था कि बड़ी बड़ी इमारतें, नायाब इमारतें जो हैं वो बनवाया गया था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और वैसे ही अगर चित्रकला के स्वर्ण काल की बात किया जाए तो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किसके शासनकाल को कहा जाता है? वो कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को। क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में ही बहुत ही अच्छे पेंटर जो थे वो जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। और जहांगीर जो है ये बात का दावा किया करता था कि मेरे एक ही पेंट को, मेरी एक ही चित्रकला को या फिर एक ही चित्र को अगर मेरे 5 अलग अलग पेंटर मिलकर बनाते हैं तो मैं ये दावा करता हूँ कि मैं ये आसानी से बता सकता। तो ये दावा किया करता था कि मेरे अगर अलग अलग 5 पेंटर, ये जो है जहांगीर जो है ये दावा किया करता था कि मेरे किसी पेंट को अगर मेरे 5 पेंटर मिलकर एक साथ बनाते हैं तो मैं ये आसानी से बता सकता हूँ कि ये जो अलग अलग पेंट हैं, अलग अलग पार्ट, इस पार्ट को कौन कौन से मेरे पेंटर ने बनाया है। तो यहाँ पर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर जो है हम सब जानते हैं कि बाबर भारत में 1526 ईस्वी में आया था और
1530 ईस्वी तक शासन किया था। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि बाबर का भारत में आना और अकेले 331 सालों तक शासन करना ये तो होना ही था, क्योंकि बाबर की रगों में खून किसका बह रहा था? चंगेज खान और तैमूर जैसे क्रूर शासकों का। आपको बता दें कि तैमूर लंग और चंगेज खान एशिया के सबसे खूंखार क्या थे? शासक थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि बाबर का संबंध उनसे कैसे है। तो बाबर का जो जन्म है, ये जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना टर्की में। कहाँ हुआ था? फरगना टर्की, जिसको तुर्की कहा जाता है। ठीक है, तुर्की में। ये पहले तुर्कमेनिस्तान में था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना टर्की में हुआ था, तुर्की में। और इसके पिताजी जो थे, उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और इसकी माता का नाम कुतलुग निगार बेग था। इसकी माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार बेग था। और आपको बता दें कि ऑन हिज पैटर्नल साइड बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर का वंशज था। किसका वंशज था? तैमूर का। और ये तैमूर, आपको बता दें कि भारत में 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आया था? तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में आया था। ठीक है, और आपको बता दें कि ये कुतलुग निगार जो बेग थी, ये चंगेज खान की वंशज थी। किसकी? चंगेज खान की। ये चंगेज खान मंगोलिया का रहने वाला था। कहाँ का? मंगोलिया का। और ये आपको बता दें कि 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था। और तैमूर ने कब किया था? 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि तैमूर जो है वो समरकंद का शासक था। किसका शासक था? समरकंद का। और चंगेज खान मंगोलिया का शासक था। होता क्या है कि तैमूर की तरफ से, तैमूर जो है इसका बाबर से क्या संबंध है और इसका बाबर से क्या संबंध है? ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो तैमूर के वंशज की तरफ से ये बाबर जो था वो 5th सक्सेसर था, यानी कि पांचवा शासक था। और चंगेज खान की तरफ से ये 14th 14वां सक्सेसर था। यानी कि अगर बात किया जाए कि तैमूर के वंशज की तरफ से अब ऑन हिज पैटर्नल साइड, अपने पितृपक्ष के तरफ से बाबर जो है 5वें नंबर का राजा था या 5वें नंबर का शासक था। ऑन हिज मैटरनल साइड यानी कि मातृपक्ष से ये बाबर चंगेज खान का 14वां वंशज था। कौन सा? 14वां था। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताया गया था कि अकेले बाबर का आके भारत में मुगल वंश का स्थापना करना और अकेले 331 सालों तक भारत में शासन करना ये तो होना ही था, क्योंकि बाबर के रगों में खून किसका बह रहा था? तैमूर और चंगेज खान जैसे क्रूर शासकों का, खतरनाक शासकों का। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग, इसमें अब पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि 11 साल की उम्र में 11 ईयर ओल्ड वेन जब बाबर जो है 11 साल का था, तो इसके पिताजी की डेथ हो जाती है। ये इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब 11 साल की उम्र में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1483 से 11 साल बाद, यानी कि 1494 ईस्वी में, तो 1494 ईस्वी में इसके ये जो है बाबर ये फरगना का शासक बनता है। बाबर जो है फरगना का शासक बनता है। लेकिन आसपास के जितने भी रूलर थे उन लोगों ने इस पर आक्रमण किया, जिसके कारण बाबर को यहाँ से जाना पड़ा और इसने अपना रुख ही मोड़ लिया। किधर? 1494 ईस्वी में आसपास के जितने भी शासक थे, फरगना के आसपास के शासक, उन सारे शासकों ने बाबर पर आक्रमण किया, जिसके कारण बाबर को यहाँ से भागना पड़ा था। और ये सीधे अपना रुख ही कहाँ मोड़ दिया?
समरकंद की तरफ। और ये वही समरकंद है जहाँ पर इसके रिलेटिव शासन किया करते थे। इसके जो रिलेटिव थे, ये तैमूर जो है वो समरकंद में ही शासन किया करता था। लेकिन क्या हुआ कि 1494 ईस्वी में समरकंद पे आक्रमण किया और वहाँ पर शासन करने लगा। लेकिन 8 साल बाद, कितने साल बाद, 8 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर्स, 8 सालों के बाद, यानी कि 1502 ईस्वी में भी यहाँ पर उज्बेक शासकों ने क्या किया, आक्रमण किया। और उज्बेक शासक किसको कहते हैं, वो शासक जो उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान के। तो 1502 ईस्वी में बाबर के साथ एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था जिसे कहते हैं सर ए पुल का युद्ध। क्या कहते हैं, सर ए पुल का युद्ध, जो 2 शासकों के बीच लड़ा गया था। एक का नाम था बाबर और दूसरा का नाम था शैबानी खान। क्या नाम था, शैबानी खान। और आपको मालूम होना चाहिए कि बाबर जो है, ये बाबर किसका लड़का, बाबर जो है, बाबर मंगोल था, मुगल, ये जो बाबर था ये मुगल था, ठीक है। और आपको बता दें कि मुगल जो है ये मंगोलिया से ही डिराइव करके बनाया गया है, मंगोलिया से ही मुगल शब्द बनाया गया है। यहाँ पर शैबानी खान जीत जाता है और बाबर हार जाता है। जैसे ही बाबर यहाँ से हारता है तो ये अपना रुख ही किधर मोड़ता है, काबुल और कंधार की तरफ। किधर मोड़ता है, काबुल और कंधार की तरफ। बाबर जो है रुख मोड़ता है काबुल और कंधार की तरफ। और ये 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पर आक्रमण करके यहाँ का शासक बन जाता है, शासक बनता है, ठीक है, 1504 ईस्वी में। और जैसे ही ये 3 सालों तक शासन किया, यानी कि 1507 ईस्वी में ये 3 सालों तक शासन किया, तो इसे लगा कि अब ये स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है। इसलिए इसने 1507 ईस्वी में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह या बादशाह, पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की 1507 ईस्वी में। तो इस प्रकार जो है बाबर जो है, इस बाबर का पूरा नाम हो जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह या पादशाह हो जाता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि लेकिन 1507 ईस्वी में इसे शासन करने के दौरान आर्थिक तंगी आ गई थी। क्या आ गई थी, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी मतलब क्या, इकोनॉमिकल क्राइसिस। अब उसके कारण क्या हुआ कि बाबर जो है, बाबर का राज्य पूर्ण रूप से विकसित ना हो पाया था, समृद्ध ना हो पाया था। इसलिए बाबर ने स्ट्रेटजी बनाया कि ये अब भारत की तरफ रुख मोड़ेगा और भारत जाकर क्या करेगा, अपार धन संपत्ति लूट के आएगा और अपने राज्य को पूर्ण रूप से विकसित और समृद्ध बनाएगा, समृद्ध और शक्तिशाली बनाएगा। और यही कारण है कि बाबर ने 1504 ईस्वी से 1507 ईस्वी तक शासन करने के बाद बाबर भारत में आक्रमण करने के लिए आया। और ये बाबर, आपको बता दें कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले 1519 ईस्वी में, कितने में, 1519 ईस्वी में बाजौर के भेड़ागढ़ के किले पर आक्रमण किया था। बाजौर के भेड़ागढ़ के किले पर, भेड़ागढ़ किले पर आक्रमण किया था। और बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहता है कि मैंने इसी युद्ध में ही सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, एक्सप्लोसिव और कैनन्स का। किसका प्रयोग किया था, एक्सप्लोसिव और कैनन्स का। और आपको बता दें कि इसके बाद इसने 1520-21 तक, 1520 से 21 तक बाबर ने भारत में 3 और युद्ध किए, 3 और अटैक किए, आक्रमण किया। किस पर, सिंध और कश्मीर पर। कहाँ किया, सिंध और कश्मीर पर किया, सिंध और कश्मीर पर किया, ठीक है। तो इस प्रकार बाबर के कितने आक्रमण हो गए, तो 1, 3, यहाँ पे 4 आक्रमण हो गए भारत पर बाबर के। लेकिन होता क्या है कि उस समय दिल्ली में शासन चल रहा था कौन से वंश का, लोधी डायनेस्टी का। कौन सा, लोधी वंश का। और इस लोधी वंश में रूल ही कौन कर रहा था, इब्राहिम लोधी। कौन शासन कर रहा था, इब्राहिम लोधी।
और ये इब्राहिम लोदी अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सका, यानी कि इसकी प्रजा इससे नाखुश थी। इसकी प्रजा क्या थी? इससे नाखुश थी। तो जब ये इसकी प्रजा इससे नाखुश थी तो आपको बता दें कि इसके दो सूबे थे, इसके दो सूबेदार थे। पहला जो रियासत था, एक था पंजाब और दूसरा था दिल्ली। तो पंजाब जो रियासत था, इस पंजाब रियासत के जो सूबेदार थे, उस सूबेदार का नाम था दौलत खान लोधी। क्या नाम था? दौलत खान लोधी। और दूसरा जो था ये दिल्ली का सूबेदार था आलम खान लोधी। क्या नाम था? आलम खान लोधी। अब होता क्या है कि ये जो आलम खान लोधी था, ये चाचा था इब्राहिम लोधी का। क्या था? चाचा था इब्राहिम लोधी का। और इसी ने ही बाबर को न्योता भेजा था कि अगर आपको अपार धन संपत्ति लूटना है तो आप दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण कीजिए, दिल्ली पर आक्रमण कीजिए और यहीं से ही आपको अपार सोना चांदी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जानता था आलम खान लोधी कि ये भारत में धन लूटने के उद्देश्य से आए हैं और जब ये धन लूट के चले जाएंगे तो मैं दिल्ली सल्तनत पे क्या करूंगा? राज करूंगा। इसलिए इसने क्या किया था कि इसने बाबर को न्योता भेजा था कि अगर आप अपार धन संपत्ति को लूटना चाहते हैं तो आप कहाँ आइए? दिल्ली आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। और उस समय शासन कौन कर रहा था? इब्राहिम लोधी। और आपको बता दें, लोधी जो वंश है ये प्रथम अफगानी वंश था। कौन सा था? प्रथम अफगानी वंश था। इसके बाद अब देखिए होता क्या है कि इसी के समकालीन एक और शासक थे जो राजस्थान मेवाड़ के रहने वाले थे। राजस्थान मेवाड़ के जो शासक थे जिनका नाम था राणा संगा। और ये जो राणा संगा है इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह। आपको बता दें कि संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसे हम घटोली का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? घटोली का युद्ध। और ये घटोली के युद्ध में संग्राम सिंह ने यानी कि राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, लेकिन मारा नहीं था। और अब आपको बता दें कि राजस्थान के जो शासक राणा संगा थे उन्होंने भी वादा किया किससे? बाबर से कि आप यहाँ पर आइए और आक्रमण कीजिए, इब्राहिम लोदी को मार के भगाइए। क्योंकि ये जानता था कि ये राणा संगा जानते थे कि बाबर जो है वो तैमूर और चंगेज खान जैसे क्रूर शासकों का वंशज है। ये भारत में धन और संपत्ति लूटने के उद्देश्य से आया है। जब ये धन संपत्ति लूट के चला जाएगा तो मैं दिल्ली सल्तनत पे क्या करूंगा? राज करूंगा। और यही कारण है कि इसने भी बाबर को क्या किया? मदद करने का वादा किया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था बाबर के पास कि बाबर के पास मात्र सैनिक थे 12,000। बाबर के पास कितने सैनिक थे? 12,000 सैनिक थे। और अगर इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 1 लाख सैनिक थे। इतने सैनिक थे। इसलिए बाबर के लिए ये चिंता का भी विषय था। बाबर के लिए क्या था? चिंता का विषय था कि अब क्या किया जाए। तो यही कारण है कि बाबर ने स्ट्रेटजी बनाई, रणनीति बनाई कि कैसे इब्राहिम लोदी को हराया जाए। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि बाबर जो है अपनी 12,000 सैनिक को लेकर पानीपत पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? पानीपत। और ये पानीपत आपको मालूम ही होगा कि पानीपत बसा है किस नदी के किनारे पर? यमुना नदी के किनारे पर। और इसने ये स्ट्रेटजी बनानी शुरू की। यहाँ पर यमुना नदी और बगल में इसने खाई खुदवा दी। क्या खुदवा दी? खाड़ी। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपको रास्ता कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है कि रास्ता आगे की तरफ चौड़ा सा है और अंदर की तरफ क्या हो जा रहा है? पतला सा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ही रास्ता बनवाया गया था। जो रास्ता आगे की तरफ चौड़ा था और अंदर की तरफ संकड़ा था।
क्योंकि यहाँ से जब अधिकतर सैनिक जाएंगे तो ये सामने से मुकाबला करेंगे, ना इस साइड जा सकते हैं ना इस साइड यमुना नदी और इधर खाई खुदवा दिया था, और इस प्रकार उसके सैनिक दब जाएंगे और दब के मरेंगे, और उसके साथ साथ जो भी वार करेंगे वो सामने से वार करेंगे। इसलिए इसने ये स्ट्रेटजी बनाई और इस प्रकार जो युद्ध नीति बनाई, इस युद्ध नीति को तुलगमा, कौन सा युद्ध नीति कहा जाता है? तुलगमा या तुलगामा देख लीजिएगा, तुलगामा युद्ध नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलगामा युद्ध नीति कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था कि बाबर जो है यहाँ पर आगे की तरफ दो दो गाड़ियों के बीच एक एक तोपे सजवा रखा था। ये जो दो गाड़ी है इनके बीच एक एक तोप सजवा रखा था, और इस प्रकार जो तोप सजाने की जो कला थी, तोप सजाने की कला, इसे हम उस्मानी आर्ट कहते हैं। कौन सा कला कहते हैं? उस्मानी कला। इसने तोपे सजवा रखी थी दो दो गाड़ियों के बीच में, और इस प्रकार जो तोप सजाने की कला थी उसे हम क्या कहते हैं? उस्मानी कला कहते हैं। और आपको बता दें कि ये 1526 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। जो दो शासकों के बीच लड़ा गया था, ये था इब्राहिम लोदी और एक था बाबर। ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो उस्मानी कला थी तोप सजाने की, इसके दो महत्वपूर्ण तोपची थे, वो इस तोप का नेतृत्व कर रहे थे, जिसका नाम था मुस्तफ़ा खान और एक का नाम था उस्ताद अली। क्या नाम था? उस्ताद अली। बात होता क्या है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को जो ये युद्ध होने वाला था वो सुबह में होने वाला था, लेकिन बाबर ने रणनीति क्या बनाई कि इसने रात में ही अटैक शुरू कर दिया। अब जब रात में ही अटैक शुरू कर दिया तो होता क्या है कि इसने बम और तोप का प्रयोग किया। जब ये बम और तोप का प्रयोग किया तो इसकी सेना जो है वो बौखलाए, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही नया आवाज़ था। क्योंकि उस समय जो था इब्राहिम लोदी के पास धन संपत्ति तो था, सैनिक भी थे, लेकिन इसके पास जो है नायाब नायाब चीज़ें नहीं थी। इसके पास हाथी थे, तलवार थे, ये सब थे, धनुष तीर वगैरह ये सब थे, लेकिन इसके पास वो जो युद्ध करने के लिए तोप वगैरह नहीं थे। ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि जब इसने रात में ही गोला बारूद चलाना शुरू किया तो इसके आदमियों के लिए क्या था? ये बिल्कुल नया था आवाज़। और जब ये इसके आदमियों के लिए नया था तो इसके जो हाथी वगैरह थे उनके लिए भी नया आवाज़ था। तो क्या हुआ कि हाथियों ने कोलाहल करना शुरू किया। जब कोलाहल करना शुरू किया तो उसी हाथियों के ही कोलाहल से जितने भी इसके सैनिक थे वो सैनिक अधिकतर दब के मारे गए, और यही कारण है कि बाबर जो है युद्ध जीत गया और इब्राहिम लोदी क्या है? युद्ध हार गया। और जैसे ही बाबर जीतता है तो ये 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव डालता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।